नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को निमंत्रण भी भेजा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट को भी अपने साथ लाना है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला है। केंद्रीय गृह सचिव ने 24 जून को पीएम आवास पर बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया है। जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उन्हें कोरोना नेगेटिव की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी 24 जून को दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक में न्योता दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि छोटी पार्टियों के अलावा मुख्यधारा की पार्टियों के अध्यक्षों और जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व सीएम को भी इस बैठक के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर के सियासी नेताओं को 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए फोन पर न्योता मिला। नेताओं को पीएम मोदी से मिलने के लिए फोन के जरिए जो ये न्योता मिला है, सभी ने इसकी पुष्टि भी एक तरह से कर दी है। कम्युनिस्ट विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को भी बैठक के संबंध में भारत सरकार के गृह सचिव को फोन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि मुझे केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक का न्योता मिल चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि उन्हें भी 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने भी पुष्टि की है कि सर्वदलीय बैठक के लिए उनके पास भी फोन आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग में जाने का मैंने अभी फैसला नहीं लिया है, हालांकि आज इस बाबत पीडीपी की मीटिंग भी होनी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के सदस्यों से चर्चा करके ही आखिरी फैसला लूंगी। सूत्रों के मुताबिक गृह सचिव ने कांग्रेस के 3 नेताओं में से एक यानी ताराचंद को भी बैठक में आने का न्योता दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि ताराचंद ने गृह सचिव से कहा है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि टीकाकरण के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं। उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के करीब 2 साल बाद मोदी सरकार की ओर से यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल कही जा रही है। पीएम मोदी 24 जून को मुख्यधारा के सियासी दलों के साथ बैठक करेंगे। उधर सर्वदलीय मीटिंग के खबर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी डेमोग्राफी को बदलने के लिए भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और गैर कानूनी या असंवैधानिक कदम उठाने से बचना चाहिए। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करने का खाका भी तैयार किया जा सकता है। पूर्ववर्ती राज्य में नवंबर 2018 से केंद्र का शासन है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 अगस्त 2019 के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का प्रण लेता है जो क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाला हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत के संभावित कदम के बाबत अवगत कराया जा चुका है। और आपको दिखाते हैं इससे संबंधित यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और सीपीआईएम ने कहा है कि वो दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बैठक में हिस्सा लेने के बारे में विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को 24 जून को होने वाली एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर से जुड़े फैसले के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त साल 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ये इस तरह की पहली बैठक होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम की अगुवाई वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जल्द शुरू होंगी, लेकिन ये कब तक होंगी इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन अब बैठक की खबर सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव की सीटों के परिसीमन आदि की चर्चा के लिए भी पहले पार्टियों के साथ चर्चा किए लेना चाहती है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एक तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी खामोशी को तोड़ने की कोशिश है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश जाएगा कि कश्मीर में तमाम चीजें सामान्य हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने उस आर्टिकल 370 को खत्म किया था जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार ने इस फैसले का ऐलान करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें कई महीनों के बाद रिहा किया गया। केंद्र ने दिसंबर में जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव कराए। गुपकार गठबंधन ने 100 से ज्यादा सीटें जीती और बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जम्मू कश्मीर को लेकर एक खबर तब आई है जब भारत और पाकिस्तान द्वारा एलओसी पर संघर्ष विराम की घोषणा की गई है, जो दोनों देशों के बीच 2019 के बाद सबसे बड़ी शांति पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद क्या कहा और उसके बाद में पीडीपी चीफ यानी महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ यानी फारूक अब्दुल्ला के बयान 370 को लेकर क्या कुछ है। बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अजय रंजन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्य से प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। देखिए, नेचुरली जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है पूरे मुल्क के साथ बेस्ड ऑन 370। It legalizes the relationship between India and the rest of the Jammu and Kashmir. तो once 370 goes, एक बार आप 370 को खत्म करते हो, then India becomes an occupational force in Jammu and Kashmir, यानी वो काबिज हो जाता है हम पे। इस रिश्ते की कोई लीगैलिटी नहीं रहती है। The contract is off, then they can become like जैसे इसराइल गाजा में, पैलेस्टीन में ऑक्यूपेशनल फोर्स है, इसी तरह इंडिया भी जम्मू कश्मीर में ऑक्यूपेशनल फोर्स बन जाता है। कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं। अरे कौन सी डिबेट, वो आज तक कोई डिबेट नहीं करी बीजेपी ने। अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे वो कमेटी बडगांवकर, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? कहाँ गई वो रिपोर्ट? डिबेट करने की बात करते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ। तो फिलहाल 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले सर्वदलीय बैठक पर तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं की खास नजर है। इस पर ही आगे हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मौजूद रहे, IB प्रमुख मौजूद रहे, रॉ प्रमुख मौजूद रहे, जम्मू कश्मीर के DGP मौजूद रहे और CRPF के DGP के अलावा रॉ प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे। और अब आगामी 24 जून को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्टियों के लगभग 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है कि आपको भी इस पार्टी में शामिल होना है। और इसी पेचीदे मसले पर, इसी पेचीदे मसले की बारीकियों को जानने समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी मौजूद हैं, हमारे साथ कुंवर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का सर सबसे पहले NB में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रमुख आपके पास सर आना चाहूंगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किस तरह से सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है 24 जून को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, कैसे देखा जाए, क्या संकेत है इस बैठक के? देखिए जुबेर भाई, ये सब जो संगठन के हिसाब से बैठक बुलाई गई है, कोई चीज तय नहीं है कि इसमें क्या है जी, कि क्या चीज तय हो रही है। ये देखना संगठनात्मक एक बैठक होती है सब पार्टियों की, और कभी कभार जब चर्चा कश्मीर जैसे जहां विवाद लंबा रहा है उस पर बैठक होनी है तो सर्वदलीय बैठक का नाम उसको दिया गया। सबकी बात उसमें सुनी जाएगी, जम्मू कश्मीर शांत रहे, स्वस्थ रहे, विकसित हो, ये चर्चा उस पर होनी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर को तुरंत जो है संपन्न राज्य के रूप में खड़ा किया जाए। इस तरह इस पर चर्चा होनी है। बाकी की चर्चा सामने निकल कर आएगी जब वहां सर्वदलीय बैठक होगी, तो उसमें आगे की जो चर्चा उनके सामने ही तय होगा। जी, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, जिस तरह से आपकी पार्टी को भी न्योता दिया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी न्योता दिया गया है, PDP को भी न्योता दिया गया है और बाकी जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, उन तमाम क्षेत्रीय दलों को PM नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधे फोन के जरिए न्योता दिया गया है, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल होने का जो ऐलान है या फैसला है वो लिया जा चुका है? बिल्कुल शामिल होंगे। हम भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अभिन्न हिस्सा है, वहां की शांति बहाल हो और देश के साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी शांति, अमन, चैन से जिए। बिल्कुल 370 समाप्त होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लगभग 2 साल बाद उनको विपक्षी दल और सर्वदलीय बैठक की याद तो आई। इस बीच में यूरोपीय संघ के संसदों का दौरा हुआ था, कोई सरकारी दौरा नहीं था, वो सांसदों का निजी दौरा था। तो आपने अक्टूबर 2019 में यूरोपीय संघ के सांसदों को निजी दौरा कराया,
लेकिन विपक्षी दल के सांसद दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट तक गए, इसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं प्रमुख जी से कि देश में के सांसद को भ्रमण करने, देश के हिस्सों पर जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन विदेश के यूरोपीय संघ के सरकारी दौरे पर नहीं, निजी दौरे पर सांसदों को वहां जाने की परमिशन दी गई। ऐसा क्यों? उनका सर्वदलीय बैठक का हम स्वागत करते हैं। जी, देवेंद्र प्रमुख जी से इस आपके जो सवाल आपने किया है कुंवर सिंह जी, इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश्वर पाठक जी भी, उनसे मैं उनकी राय लेना चाहता हूं इस मसले पर। सर्वेश्वर जी, सीधे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से ऐलान हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये 24 जून को, आगामी 24 जून को ये बैठक होनी है, तो पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, उसके भी पेट में दर्द होने लगा है। और शाह महमूद कुरैशी जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, ये बैठक जो है पूरी तरह से बेबुनियाद है। और जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाई गई है, धारा आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से ही वहां पर उथल पुथल का दौर है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट जो नजर आ रही है, सर्वेश्वर पाठक जी, इसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, जो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो ये मीटिंग बुलाई है 24 जून के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करने योग्य कदम है। जहां पाकिस्तान की तो 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एप्रेशन साइन कर दिया था, तो उसी दिन से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया था। और पाकिस्तान ने जो भी बर्बर उठाया था और अटैक करके उस समय और कबीले और बीजेपी का जो क्या हो जाए, और पाकिस्तान का जो ये देना या चीखना चिल्लाना यूएन में जाके करना, वो सब उनका एक अपना धंधा है, तो चलता रहेगा। तो कश्मीर की बदौलत वहाँ इकोनॉमी चलती है, वहाँ के लोग खाना, तो पाकिस्तान के आर्थिक प्रस्ताव कह रहा है, नहीं कह रहा है, हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में बहस हो रही थी 2019 के अगस्त में धारा 70 हटाने के लिए। उस दिन अमित शाह जी ने पूरे को खरुश से कहा था कि जो पीओके है वो भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है और भारत का अभिन्न अंग है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट, मेरा तो कहना है कि जो भी पार्टी सरकार में आएगी, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है, तो पाकिस्तान की बातों को नहीं देना चाहिए। वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है, किसी को कोई इनकार नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का, हमारे देश का अभिन्न अंग है। मैं आपके पास आना चाहूंगा देवेंद्र प्रमुख जी, जिस तरह से कुंवर सिंह जी ने आपसे सवाल किया था पहले कि जिस तरह से यूएन के कुछ सदस्यों को, कुछ संसद सदस्यों को यहां पर आने का निमंत्रण दिया गया और उन्होंने पूरा दौरा किया जम्मू कश्मीर का, लेकिन अपने ही देश के सांसदों को, अपने ही देश के विपक्षी पार्टियों को यहां पर आने पर जो इजाजत मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? जुबेर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जी। कुंवर सिंह बेचे, कुंवर सिंह जी का सवाल है सर, ये कुंवर सिंह जी का सवाल जी सुना था कुंवर सिंह जी का ये, लेकिन माध्यम तो आप ही हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बधाई दी है। शुक्रिया बहुत बहुत। कि कुछ लोग इस लगे तरह से बरगला देते हैं चैनल्स पर बैठकर कि लोग समझते हैं कि कितनी सच्चाई है। ठीक है, अगर उस समय को आप निकाल कर देखेंगे, जैसे पाठक जी ने स्पष्ट किया, हरि सिंह जी का इतिहास बता दिया बहुत कम समय में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब विदेशी सांसद आ रहे थे तो हमारी ही सरकार ने छूट दी थी, डेपुटेशन बना था कि आप जा सकते हैं, वहां कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, वहां शांति थी, बहुत वहां अमन था, वहां के लोग खुश थे। लेकिन जो बीच में, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, हुर्रियत से लेकर कुछ लोग 70 साल की दलाली से खा रहे थे, कमा रहे थे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे थे, और निर्दोष वहां जो कश्मीर के ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका कत्लेआम करा रहे थे, उनको बड़ा दुख हुआ। और उनके दुख की वजह से ही उनको समर्थन करने वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंदिरा जी जैसी वरिष्ठ जो है, इतनी बड़ी नेता होकर, जिसमें विस्मय जिनका नाम हुआ,
उन्हीं की देन थी कि कश्मीर प्योर मुस्लिम एरिया बने। मुझे स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने धर्म को मजबूत किया था यहाँ, और इसे प्रमाण करने के लिए बड़ा लंबा समय चाहिएगा, कई विशेषज्ञ चाहिएंगे, क्योंकि इसको जल्दी से मानने के नहीं है हमारे बीच। अगर कहीं साबित करने की बात आई तो साबित भी किया जाएगा। और जब डेपुटेशन जा रहा था तो उसी पार्टी के हमारे मित्रों ने जाने से पहले ही कश्मीर में आग लगानी शुरू कर दी। ना तो पाकिस्तान से कुछ हुआ, ना आम कश्मीर के नागरिकों ने कोई दिक्कत की। यहाँ के सांसदों को दिक्कत हुई, वहां के नेताओं को दिक्कत हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, महबूबा भी उस समय चूक नहीं रही थी। जिस तरीके से उन्हें पता था कि आग लगी हुई है, इस समय जो बोलना है उसी पे घी डालेगा, घी का काम किया। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में। आपने पीडीपी प्रशासन जी, देवेंद्र प्रमुख जी, बस छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। जानकर सांसदों पर रोक लगाई, भारत सरकार ने नहीं लगाई रोक। जी देवेंद्र प्रमुख जी, छोटी सी बात आप मेरी सुन लीजिए। आपने पीडीपी चीफ का जिक्र किया, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, लेकिन आपको शायद ध्यान नहीं है या आप भूल रहे हैं कि पीडीपी के साथ ही बीजेपी ने सबसे पहले गठबंधन किया था और जम्मू कश्मीर में बाकायदा सरकार को चलाया था। ये बात अलग है कि बाद में उनके आपसी मतभेद के बाद में सरकार अलग हो गई। देखिए, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र में हमेशा चलती है। नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं ना कि महबूबा मुफ्ती में ये कमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कमी है। आप तो खुद ही कह रहे हैं बात। नहीं जी, मैं तो ये कहता हूं कि कई सरकारों में जो दल आज हमारे साथ है, पहले दूसरी पार्टियों के साथ भी रहे हैं। ये लोकतंत्र में विशेषाधिकार है, कब कौन किसका अच्छा लगे। कहीं नीति अगर आपके साथ नहीं दे रही, कोई गलत चीज है, उसका विरोध कर देना आपकी बड़ी ताकत। लेकिन पीडीपी का विरोध तो बीजेपी पहले से ही करती रही थी ना सर। आपने उन तमाम चीजों को एक तरफ हटा दिया, विचारधाराएं सब एक तरफ हो गई। बावजूद इसके गठबंधन आपने किया, सरकार आपने बनाई, सरकार आपने चलाई। बाद में मनभेद आपके हो गए तो वो अलग बात है। मैं तो अभी कह रहा हूँ जी, मैंने कब कहा पीडीपी हमारी दुश्मन है जी। यह लोकतंत्र में हमारे, देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार चला रहे हैं। ठीक है। हमारा जो गठबंधन है उसमें अनेकों पार्टी हैं। उसमें ऐसी पार्टी भी हैं जो मुस्लिम समाज से समर्थित हैं और उनका बड़ा समर्थन भी हम लोगों को मिलता है। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल। और उसमें कैसे कैसे संगठन हमारे साथ है, ये बात अपनी होती है। मैं इसे अंदर तक बता देना चाहता हूँ जुबेर खान जी, कौन आदमी किस तरह से सरकार की नीति के साथ काम करना चाहता है, वो संगठन हो या नेता हो, वो ही सरकार में रहता है। नेता दूरी बन जाती है, कोई बदुमा मजदूर थोड़ी है। पीडीपी ने जब तक अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसने नीतियों से मिलकर चली तो हमने समर्थन दिया। तब हमें शक लगा कि वो ठीक नहीं चल रहे, तुरंत हमने समर्थन उनसे मना किया, अलग किया तुरंत अपने आप को। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ था शायद इसी तरह। कश्मीर का नुकसान होता तो हमारी गलती थी। जी ठीक है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास आना चाहूंगा। कुंवर सिंह जी, सीधे तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा, देवेंद्र प्रमुख जी ने साफ तौर पर कहा कि जब तक पीडीपी से उनकी नीयत और नीति मिल रही थी, तब तक उनकी विचारधाराएं मिल रही थी, तब तक उन्होंने साथ काम किया, कश्मीर के विकास के लिए काम किया, कश्मीर का कल्याण किया। लेकिन जब उनके मनमुटाव हो गए, मनभेद हो गए, मतभेद हो गए, नाराजगी हो गई, असहमति हो गई, तो दोनों दल जो है अलग अलग हो गए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं बात इसी तरह सब कुछ हुआ था? जुबेर भाई, मैं भी प्रमुख जी की बात पर एक बात, उन्होंने कहा कि हरि सिंह जी का जिक्र किया, ब्राह्मणों का जिक्र किया और महबूबा मुफ्ती जी का जिक्र किया और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। देना चाहता हूँ मैं उत्तर देना चाहता हूँ जुबेर भाई, सुनिए जी। 19 जनवरी 1990 को 3 लाख ब्राह्मण परिवारों का पलायन हुआ, सबसे ज्यादा। और उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार थी। श्री जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वहां गवर्नर थे। मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी गृह मंत्री थे जी। क्यों आपने सरकार का समर्थन वापस नहीं लिया जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था जम्मू कश्मीर में? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जनवरी 1950 में 370 लागू की गई। उस समय भाजपा और आरएसएस के हीरो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर मामले एवं भारी उद्योग मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
वो 8 अप्रैल 1950 को जाकर इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपने जिक्र किया, कुंवर सिंह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपने जिक्र किया। मैं छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूं, नेहरू कैबिनेट ने ही तो उन्हें मंत्री बनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक है जनसंघ के थे, लेकिन नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के मंत्री पद के वो हिस्सा थे, पूरे कैबिनेट के हिस्से थे वो। मेरी बात पूरी ठीक है, हम तो सबको लेकर चलने वाले थे। ठीक है, हम तो चाहते थे देश में सबका विकास। वही मैं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 8 अप्रैल 1950 को इस्तीफा दिया ये कहकर कि मैं जम्मू कश्मीर में 370 का समर्थक नहीं हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब जनवरी 1950 में ये 370 लागू किया गया, उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दी, क्यों सरकार से अलग नहीं हो गई? और 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, हत्याएं हुई, तो भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह सरकार को क्यों नहीं गिराया गया? क्या सिर्फ राजनीति के लिए 370 है? क्या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए 370 है? क्या भाजपा को राजनीतिक रंग देने के लिए 370 है? मैं प्रमुख जी से पूछना चाहता हूं कि आपके इतिहास के पन्ने काले हैं, उनको आप कैसे सफेद करेंगे? जी, तो दोनों प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर्वेश्वर पाठक जी। सर्वेश्वर पाठक जी, आप जवाब देना चाहते हैं शायद, बताइए। जी, जैसे अभी इन्होंने जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला जो कि काला दिन था, तो मैं तो इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में काला दिन जब वो था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि कश्मीर का मामला हम यूएन लेके जाएंगे, जबकि हमारी फौजें जम्मू कश्मीर में थी और पाकिस्तान को खदेड़ देती और जो पीओके पूरा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता। तो उस दिन को याद करिए। और अगर 1990 में, ठीक है, जगमोहन जी वहां के राज्यपाल थे और बीजेपी समर्थक सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, उसके बाद कांग्रेस आई सत्ता में, तो उसने क्यों नहीं उन कश्मीरी पंडितों को वहां पे स्थापित कर दिया, उनके घर बार को लौटा दिया? जो यानी साफ हो गया सर्वेश्वर पाठक जी, आप कह रहे हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कश्मीरी पंडितों का जो बार बार जिक्र होता है, बार बार इस मसले पर मंथन होता है, यानी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो बीजेपी जो है आरोप लगाती है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है, यही सब कुछ हो रहा ना। लेकिन कश्मीरी पंडितों को न्याय क्यों नहीं मिलता, इंसाफ क्यों नहीं मिलता? आप लोग बार बार कहते हैं ये बात। देखिए, पीड़ित है, धारा 370 जो है एक बहुत ही गलत चीज था जिसको हटाया गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा इन्हीं की पार्टी के दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया था कि हम पावर में आएंगे तो हम वापस धारा 370 लेके आएंगे। यहाँ जो बीजेपी है और भारतवर्ष का हर एक नागरिक ये चाहता है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत में मिल जाए, और ये कांग्रेसी चाहते हैं कि वापस धारा 370 कश्मीर में लाया जाए। सर्वेश्वर पाठक के पास जाना चाहूंगा मैं, सर्वेश्वर पाठक जी, सीधे मैं कुंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं सर्वेश्वर पाठक जी, कुंवर सिंह जी आपके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि पीओके जो है भारत में मिल जाए। बीजेपी चाहती है कि पीओके जो है भारत का हिस्सा है, हालांकि पूरा देश ये मानता है, लेकिन आपकी पार्टी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो कि जिस तरह से पीओके के ऊपर बहुत सारी बहस मोबाइल से हो चुके हैं, विचार विमर्श हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि पीओके भारत का हिस्सा बने। कांग्रेस पार्टी नहीं। मैं दोबारा आऊंगा कुंवर सिंह जी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले सर्वेश्वर पाठक जी ने एक बात कही थी कि पीओके को जो है बीजेपी शामिल करना चाहती है देश में। हालांकि ये सभी लोग कहते हैं कि पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन कुंवर सिंह जी के पास हम आना चाहेंगे सवाल के साथ। कुंवर सिंह जी की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, उसी के वो प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पीओके भारत का हिस्सा बने। जी कुंवर सिंह जी। पाठक जी को शुक्रिया, उन्होंने प्रमुख जी का सवाल ले लिया है। मैं पाठक जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 26 अक्टूबर जब 1948 को हरि सिंह जी ने कागज दस्तावेज सौंपे थे, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। तो जम्मू कश्मीर को मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। दूसरी बात, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है। यदि पीओके भारत का हिस्सा नहीं होता तो और कुछ होता। ये आपके आरोप जो है ये इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरा, 370 का दर्जा परिस्थितियां थी, आपने उसको समाप्त किया, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने जो मीटिंग करी उसका भी स्वागत करते हैं। पर एक सवाल पाठक जी से भी मेरा है कि 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन धारा 371 क्यों नहीं समाप्त किया गया? धारा 371 बी जो असम में है वो क्यों समाप्त नहीं किया गया? धारा 371 डी आंध्रा में है वो समाप्त क्यों नहीं किया गया? धारा 371 एफ सिक्किम का है वो क्यों समाप्त नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई, अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारी जमीन पर घुसने की कोशिश कर रहा है, फिर 371 यच क्यों समाप्त नहीं किया गया? और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, इन पर क्यों विशेष राज्य का दर्जा देने का आप काम कर रहे हैं? उन्हें भी समाप्त करिए, वहां भी शांति बहाली की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी को बहुत ही कायदे से जवाब दिया यहाँ पर कुंवर सिंह जी ने। मैं बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी के पास आना चाहूंगा। देवेंद्र जी, हम अपनी डिबेट से कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं दोबारा उसी मसले पर आना चाहूंगा कि जो ये 24 जून को ये जो सर्वदलीय बैठक होनी है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, तो इस पर क्या मान लिया जाए कि पीओके के मसले को लेकर भी बातचीत होनी है, एलओसी के मसले को लेकर भी बात होनी है, राइट क्लिफ जो लाइन है पाकिस्तान इंडिया की जो सीमा है उस पर भी बातचीत होनी है, या सिर्फ कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत होनी है? जुबेर जी, इस पर जल्दबाजी होगी। जितने क्वेश्चन आपने किया, जल्दी डिक्लेरेशन करना, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बुलाई गई बैठक है जी, और उसमें जो निर्णय होने हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही होने हैं और उन्हें उनका इंतजार करना है। लेकिन ये निश्चित है कि वो कश्मीर के हित के लिए है और सामने बड़ा अच्छे जख्म ताजे कर दिए हैं जी, क्योंकि आप उन जख्मों पर मरहम लगा दीजिए सर। लेकिन समय थोड़ा कम है। नहीं, मरहम लगा दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, लगा दीजिए आप मरहम। नहीं, मैं एक चीज और इनको याद दिला देना चाहता हूं कि ये जो कश्मीर की बात चिल्ला रहे हैं, जब कश्मीर में 370 हटी तो इनके सांसदों ने जो हालत किया, ताजा, मैं नहीं जा रहा 70 साल पीछे, मैं नहीं जा रहा 80 साल पीछे, मैं ताजा घटना दे रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे भरे हैं। और ये जो चाइना की बात करते हैं, चाइना को 40,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, वैसे तो ज्यादा हो सकता है, जो इनकी सरकारों ने दिया हुआ है, और ये बराबर उसको दामाद की तरह चढ़ाते चले आए अपने ऊपर। और वो एक बार इन्होंने ऐतराज नहीं किया। पहली बार पूरी दुनिया में चाइना की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो वो भारत की सरकार है, भारत की सेना है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसने कमर तोड़कर उसको उसकी औकात बताई। आज ये हमें बता रहे हैं। लेकिन देवेंद्र पाठक जी, देवेंद्र प्रमुख जी, आप अपनी बात को पूरी रखिएगा। बस छोटी सी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा
जब जी देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। ये सही है कि हमारे बलवानों ने गलवान में चीन की सेना को धूल चटाई है, उनको मुंह की खानी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या फिर किसी भी विपक्षी दल की बात हो, तमाम जो दल हैं वो सत्ता के साथ खड़े रहे हैं, सरकार के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र उनको जो है इस देश से बाहर करता जा रहा है। कांग्रेस की हालत आज ये होगी कि छोटे छोटे दल भी कांग्रेस के गले में हाथ डालकर कह रहे हैं कि तुम लड़ने लोग योग्य नहीं है, अगर खड़ा होना तो हमारे साथ होइए। इनकी विपक्ष के नेता आज घोषणा कर देना चाहता हूं, ममता जैसी पार्टी जो है इनके ऊपर चढ़कर बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो हमारे साथ आइए, तुम इस लायक नहीं रहे। तो मैं इनको कुंवर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी नीति को बदलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहिए क्योंकि आपको राजनीति करनी है, लेकिन आप देश के खिलाफ मत जाइए, भारत की सेना के खिलाफ मत जाइए, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मत जाइए, भारत के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत मत कीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अन्यथा आपके राहुल बाबा राहुल से राहुल पप्पू बन के रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। और खराब समय चल रहा है कांग्रेस का, सहानुभूति है मेरी। मैं बताना चाहता हूं कि आप ही को लड़ने में फायदा है, क्योंकि इस दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई लोकतंत्र में जानता तो कांग्रेस है, चाहे तुम्हें भ्रष्टाचार के नाम से जानता हो। अन्य दल हमारे देश के दल है, हमारे देश तक ही सीमित रहे तो अच्छा रहेगा। देवेंद्र प्रमुख जी, सही आपने कहा। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं भी इस बात की वकालत करता हूं, इस बात की हिमायत करता हूं। आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी का खराब वक्त तो चल रहा है, और आपने ये भी कहा था कि पूरी सहानुभूति आपकी है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो दोबारा से कुंवर सिंह जी आपके ऊपर पूरे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप सेना के खिलाफ बात करते हैं, आप देश विरोधी गतिविधियां भी फैलाते हैं, आप जब चीन के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो भी आप इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं जो कि देश हित में कहीं ना कहीं नहीं होता। देखिए, मैं प्रमुख जी को याद दिलाना चाहता हूं, 3 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान और चीन से। उस समय भाजपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुनिया ने देखा है वो जो परिस्थिति थी स्वतंत्रता के बाद और आज 70 साल बाद जो स्थिति है अलग अलग है। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लोग इतिहास बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी ने विश्व का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश। देवेंद्र प्रमुख जी एक बार सुन तो लीजिए उनको क्या कह रहे हैं कुंवर सिंह जी। देवेंद्र प्रमुख जी एक बार सुन लीजिए उनको क्या कह रहे हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देवेंद्र जी आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा कायदे से जी। मैं कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखना चाहता। देश ने देखा, देश के प्रधानमंत्री जी ने झूठ का पैकेट खोल रखा है। ये जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने स्वयं के जीवन की सच्चाई नहीं बताई कि हमारी शादी हो चुकी है। 2 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने शपथ पत्र में नहीं दिया। इन्होंने ये जिस कॉलेज में पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, इनके साथ वाला कोई नहीं है। ये जहाँ जा रहे थे वो स्टेशन नहीं है। मैं सर्वेश्वर पाठक जी के पास आना चाहूंगा। सर्वेश्वर पाठक जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, और देवेंद्र प्रमुख ने सीधे तौर पर इल्जाम लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जब भी देश हित की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करती है उन तमाम मसलों को, संजीदा मसलों को, और फिर उसका जवाब भी दिया कुंवर सिंह जी ने। लेकिन एक बात निकलकर सामने आई है, सर्वेश्वर पाठक जी, आप भी राजनीति के विश्लेषक हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, इस बात से क्या आपको भी इनकार है कि 1948 की बात हो, 1962 की बात हो, 1965 की बात हो या 1971 की बात हो, जबकि बांग्लादेश को अलग किया गया था पाकिस्तान से, या फिर 1999 में करगिल में भारत की जीत की बात हो, क्या आप मानते हैं कि इन 4 युद्धों में पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में या कांग्रेस पार्टी की सत्ता के चलते बेदखल किया गया था, कांग्रेस पार्टी के रहते पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी भारत के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे देश की सेना है, उनकी सर्वोच्च वीरता, उनका सर्वोच्च बलिदान के कारण, चाहे 1947 से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो या 1999 में, और आज के दिन भी जो उनके साथ अघोषित युद्ध किया जा रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, वो हमारी वीर सेना उसका डटकर मुकाबला कर रही है। तब भी किया था और आज भी कर रही है, और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी सेना का साथ देंगे और पीएको को भारत में मिलाएंगे। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी हो,
कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, तो उसका काम था कि अगर पाकिस्तान हम पे लड़ाई थोप रहा है तो उसका कड़ा जवाब देना। और जो हमारे वीर सेनानी थे उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाया। अभी अगर बीजेपी है सत्ता में तो अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी उकसाया जाएगा तो बीजेपी का ये पूरा सहयोग सारे देश। सर्वेश्वर पाठक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया अभी तक। सर्वेश्वर पाठक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूं कि 1947-48 में चाहे लड़ाई की बात हो, चाहे 1962 में हुई हो, चाहे 65 की बात हो, चाहे 71 की और चाहे फिर 1999 के करगिल युद्ध की, इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटाया है हिंदुस्तान के सेनाओं ने। और ये इत्तेफाक इसको कहिए कि उस वक्त चाहे नेहरू की बात हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो। मैं वही कह रहा हूं कि जी, मैं 1962 घटना का जिक्र कर रहा हूं, जब हमारे तो पानिया एक टुकड़ा नहीं रोकता है, अगर लिया तो उसी समय मंत्रिमंडल से महावीर त्यागी जी थे, उन्होंने क्या कहा। सर्वेश्वर पाठक जी, मैं सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में जब गलवान में कोई कहानी होती है या जब एलओसी पर कोई भारत चीन के सैनिकों में कोई तनाव होता है तो तब भी तो सैनिकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन तब तो हम नेताओं के समर्थन में आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, चाइना का जो एग्रेशन हुआ उससे गलत कर रहा है। अब तक एक भी कड़ा कांग्रेस पार्टी या उसके जो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उनकी तरफ चाइना को गया नहीं था, मुझे बताइए। फिलहाल मैं बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी के पास आना चाहूंगा जो काफी आक्रामक हो चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जी, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि 14 नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता दिया गया है, निमंत्रण भेज दिया गया है और इस इन्विटेशन की पुष्टि भी तमाम नेताओं ने कर दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा है कि हमें इस बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। तो क्या माना जाए कि अब गेंद जो है जम्मू कश्मीर के नेताओं के पाले में है? अगर वो इसमें शामिल नहीं होते हैं तो एक बड़े जो अपॉर्चुनिटी है उसको खो देंगी जम्मू कश्मीर की आवाम। देखिए जुबेर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया कि ये चीज उनको होना है नहीं होना। जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका विशेषाधिकार है और भारत की सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने उसको पूरा किया है। भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को चलाया है, कई मुद्दों पर पार्टी को पीछे हटाकर लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज की पहल की है। मैंने कुंवर साहब की बात का शुरू में भी जवाब दिया था कि सांसद जो है, हमने विदेशी सांसद जो डेपुटेशन आया था उसके साथ अपने सांसदों को भी छूट दी थी, लेकिन हमारे सांसदों ने जब आग लगानी शुरू कर दी और जाने से पहले ही जम्मू कश्मीर जलाना शुरू कर दिया तो मजबूरी में हमने नहीं, जम्मू कश्मीर के वहां के शासन ने और प्रशासन ने वहां की व्यवस्था को देखते हुए इन सांसदों पर रोक लगाई थी और विदेशी सांसदों का डेपुटेशन घूमकर आया था और कई सांसद शांतिप्रिय तरीके से होकर आए थे। आज भी वही स्थिति है। हमने निमंत्रण दिया है, 14 नेताओं को निमंत्रण दिया है, उसके साथ और हमारे राष्ट्रीय लीडर रहेंगे, पार्टी और भारत सरकार भी साथ रहेगी। सबके सामने सर्वदलीय बात होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, जो डिसीजन लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करेगा, जो जम्मू कश्मीर के विकास को तय करेगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। आना ना आना उन लोगों का अपना विशेषाधिकार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन एक बना था निकाय चुनाव को लेकर, आमंत्रण दिया है, जी आना नहीं आना जुबेर भाई उनका काम है। ठीक बात है देवेंद्र प्रमुख जी, क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन हुआ था निकाय चुनाव जिसने मिलकर लड़े थे बीजेपी के खिलाफ, तो इसी तरह के गठबंधन दोबारा देखने को मिलेगा इस सर्वदलीय बैठक के लिए? देखिए ये भी मैं नहीं कहूंगा, पहले भी इतनी बड़ी बात है जो कि इस तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि आज ज्यादातर मैंने पहले भी जिक्र किया, अब भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि लोकतांत्रिक तरीके के साथ हमारे साथ हमारी पार्टी अभी कुछ
गठबंधन में जुड़ी हैं, जो एनडीए का हिस्सा है। जी जी। लेकिन ज्यादातर जो पार्टी हैं, जैसे अब यूपी में 5 राज्यों के साथ चुनाव होना है, यूपी बड़ा राज्य सबसे 5 राज्यों में, तो जिस तरीके से रणनीति विपक्ष बना रहा है और विपक्ष ने जो अपनी भूमिका निभाई है, चुनाव बंगाल में होना था और आग दिल्ली में लग रही थी, और दिक्कत यूपी से लेकर छोटे छोटे प्रदेश हरियाणा तक का आदमी वहां जाकर चुनाव प्रचार कर रहा था, चाहे वो किसान की आड़ में कर रहा हो, चाहे वो किसी भी आड़ में कर रहा हो। आज भी ये तय है कि आज लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया में सबसे बड़ा नेता का नाम उज्जवल करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जितने भी छुटभैया नेता हैं, जितने भी गठबंधन हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ तो खड़े हैं, लेकिन उन्हें राहुल जी में विश्वास नहीं है। इसलिए फिर मेरी वही बात आती है सहानुभूति वाली कि सानिया जी इस पार्टी को कुछ दिन के लिए आजाद करें और एक ऐसा कम से कम अपनी पार्टी का अध्यक्ष लेकर आए कि जितने छोटे दल तुम्हारे जी आपको मान रहे भ्रष्टाचार का जो हिस्सा बने हुए हैं, वो सब आपका साथ देते किसी न किसी रूप में, आपके साथ खड़े। जी की पूरी सहानुभूति है कुंवर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लिए। कुंवर सिंह जी, मैं आपसे अब सीधे तौर पर जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24 जून 2021 को जिस तरह से सर्वदलीय बैठक की एक मीटिंग होनी है राजधानी नई दिल्ली में, उसको लेकर न केवल जम्मू कश्मीर के नेताओं की नजर है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आने वाला है। तो ब्रेक पर जाने से पहले तमाम तरह की बातें हमारे बीच हुई, हमारे पैनलिस्ट के बीच में बातें हुई, महाराजा हरि सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम बातें हुई। मैं कुंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा दोबारा से। क्या जिस तरह से 24 जून को ये मीटिंग होनी है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 370 को हटाया गया है, आपने भी उसका सपोर्ट किया है, क्या आपको नहीं लगता कि अब इस फैसले का वेलकम किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरा मिला है। अब 24 जून को उस वक्त है। चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर के लोग जिए, अच्छे से जिंदगी जिए। लेकिन अभी हमारे प्रमुख जी ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी के साथ छोटे गठबंधन कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, हरसिमरत कौर बादल आपके केंद्र में कैबिनेट मंत्री थी, आप इतने ही दरिया दिल थे तो उनने इस्तीफा क्यों दिया? किसान दिल्ली की सरहद में 6 महीने से ज्यादा बैठे हैं और वहां पर पहले आपने कहा उग्रवादी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, अलगाववादी है, लेकिन फिर आपने 12 दौर की बातचीत की। क्यों? आपने कहा कि इनके साथ शिवसेना आपके साथ गठबंधन तोड़ दिया,
और आज कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मुफ्ती मोहम्मद के साथ, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, अपना स्वार्थ निभाते हैं और बाद में कह देते हैं कि हमारी विचारधारा नहीं मिल रही। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रमुख जी से कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे कोरोना महामारी का मामला हो, चाहे जिस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तब नरेंद्र मोदी जी जगते हैं, नहीं तो इनके और गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी 2 महीने से गृह मंत्री जी कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन अभी 18 तारीख को जब उत्तर प्रदेश और उनके चुनाव की बैठक थी तब दिखाई दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके माननीय 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री महोदय अपने वादों पर याद करिए, अपनी बात याद करिए। 2014 में आपने कहा था काला धन लाएंगे, कहां है वो वादा? जल लोकपाल बिल लाएंगे, कहां है वो वादा? आपने कहा था महंगाई 100 दिन के अंदर कम करेंगे, कहां है वो वादा? 15 लाख का वादा, बेरोजगारी का वादा। आप अपनी बात तो निभाइए साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं के लिए बने हैं? जी, तो सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधे तौर पर। दोनों नेताओं को आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना। मैं ये जानना चाहता हूं कि 18 जून को जो एक मीटिंग हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, और उसमें तमाम जो है बड़े अधिकारी शामिल रहे थे, चाहे रॉ प्रमुख की बात हो, चाहे एनएसए की बात हो, चाहे आईबी प्रमुख की बात हो, चाहे डीजीपी जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे सीआरपीएफ के डीजीपी की बात हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात ही क्यों ना हो। एक बात उन्होंने कही थी गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो निकाय चुनाव के बाद जो पंचायत के सदस्य बनकर आए थे उनको देश के अलग अलग हिस्सों में जाना चाहिए, देश के अलग अलग राज्यों में जाना चाहिए, ताकि वो देश के ताने बाने को समझ पाएं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि हैं, वो अभी भी देश के बाकी हिस्सों से अलग थलग हैं, और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वहां की जो भी पार्टियां हुई हैं उसने अपनी उल्लू लोगों को बनाया, वहां की जनता को अपना हित साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उसने वहां की जनता को उल्लू बनाया, अपना हित साधा। पीडीपी आई तो उसका भी वही काम है। मैं मानता हूं कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसने कुछ सोच के किया कि यहाँ की जनता का भला हो, वहां की जनता को मुख्य धारा में जोड़ा जाए भारतवर्ष के साथ, जो कि आज कश्मीर में हो रहा है, जो आज से 4-5 साल पहले हो रहा था। और आज देखिए उसमें कितना आपको बदलाव नजर आ रहा है, और ये पूरा देश देख रहा है। रही बात की पूरे देश के में जाके देखना कि वहां का कैसे चल रहा है, तो यह एक उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि जाके वो पूरे देश में भ्रमण करे, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश में जाए या बीजेपी शासित प्रदेश में जाए, और वहां से आइडिया ले, सो दैट कि वहां अपने जो निकाय के जो अध्यक्ष हैं, जो अपने गांव के या पंचायत के, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। और मेरा मानना है कि जब से ये धारा 370 का समाप्ति हुई है, तब से केंद्र सरकार पूरी नजर बनाए रखी है, वहां की हर एक गतिविधियों पे उनका ध्यान है। इसलिए जो आपने जिस मीटिंग का वो वर्णन किया, उस मीटिंग में गृह मंत्री जी ने वहां का पूरा ब्यौरा दिया होगा कि क्या स्थिति है, क्या अभी हम वहां पे और क्या कदम उठा सकते हैं जनता के लिए या फिर नॉर्मलसी लाने के लिए। आपको याद होगा कि ये जो वैक्सीनेशन है, वहां पे 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जो मेडिकल स्टाफ जाके गांव-गांव में लोगों को वैक्सीन लगाए हैं। क्या यह अच्छा कदम नहीं माना जा सकता? जी, देखा है मैंने वो। जी, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। चाहे 24 जून को जो उन्होंने गुपकार गैंग को और सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो जम्मू कश्मीर की जनता को मुख्य धारा में जोड़ने का, और जब भी ये 370 हटा था और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तभी पार्लियामेंट में कहा गया था कि यह कुछ समय के लिए है, उसके बाद फिर से पुनः राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जी ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, ठीक है। कुंवर सिंह जी, आपने बहुत ध्यान से सुना सर्वेश्वर पाठक जी को, और मैं दोबारा 370 के उसी मसले पर आना चाहूंगा जिसका बार बार जिक्र कर भी रहे हैं सर्वेश्वर पाठक जी। 370 हटी 2019 में, अगस्त 2019 में, उसके बाद में लगातार ये बात कही जाती रही कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति बहाली होगी, तमाम चीजें सही होंगी, लेकिन मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती जो है, तब से उनका गठबंधन अलग हुआ है बीजेपी पार्टी से, तब से ही
कोई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आज तक भी मौजूद नहीं है। एक लंबे अरसे से राज्यपाल के शासन के तहत जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है। तो दोबारा से विधानसभा चुनाव के कराने की कोई कवायद आपको नजर आ रही है, या होने चाहिए या हो जाने चाहिए तब तक? जो हो गया उस पर तो मैं सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की बहाली होती है, इस कदम का हम स्वागत करते। 370 आपने समाप्त किया, वहां पर लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। वहां के लोग भी मतदान का उपयोग करें, उन्हें भी लगे कि हम भी हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्से हैं। और देश में जहां तक सेना का सवाल है और सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों का है, उनके अदम्य साहस, शौर्य और उनके सबल को बधाई। उन्हीं के बल पर, उन्हीं की परिश्रम, उन्हीं की तपस्या और उन्हीं के अदम्य साहस की वजह से 130 करोड़ लोग शांति और अमन चैन से यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। जी कुंवर सिंह जी, लोकतंत्र की बहाली, जी लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। लोकतंत्र की बहाली तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से चुनाव का आपने जिक्र किया, चुनाव तो हुए थे, पीडीपी ने भी चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। जीत आपके सामने हुई, पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई। ये बात अलग है कि दोनों के मतभेद हो गए, पार्टियां अलग अलग हो गई, उसके बाद में राज्यपाल शासन लागू किया गया। आगे भी अगर विधानसभा चुनाव हुए और फिर भी ऐसा हो जाए, क्या यह भी मुमकिन है? चुनाव होंगे, सभा चुनाव के निकल स्थितियां, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव वहां कराया जाना, अगर 24 तारीख प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अगर वहां विधानसभा चुनाव होने चाहिए तो स्वागत है इसका। और इस चुनाव का स्वागत करते हुए हम पूरी तरह से वहां मेहनत करेंगे और हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। जी सर्वेश्वर पाठक जी बताइए, आप जवाब देना चाह रहे हैं। चुनाव होगा और जो वापस से जम्मू कश्मीर को पुनः एक राज्य बनाया जाएगा या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन और वेट एंड वॉच करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहां की परिस्थितियों को थोड़ा और देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी लिए ये 24 जून की बैठक को बुलाई गई है कि वहां के जो भी ये गुप्कारगंज जो 7 पार्टियों का एक गैंग बना था, साथ ही कांग्रेस पार्टी और दूसरी तमाम पार्टियों को बुला के कि इस मसले का एक हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका चाहे जो भी पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी को भी इसका बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा मानना है जब से धारा 370 हटी है, वहां केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से वहां की जनता को केंद्र से जो भी सुविधाएं जा रही हैं उसका वो भरपूर लाभ मिला है। सर्वेश्वर पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुंवर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमने समझा यही कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 24 जून को का जो दिन है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे, उस मीटिंग पर न केवल जम्मू कश्मीर के नेताओं की नजर है, बाकी अन्य दलों की भी इस पर नजर है। तो फिलहाल हमें इंतजार इसी बात का करना होगा कि 24 जून 2021 का दिन कैसा होगा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।